नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपने कल मैंने विज्ञान के सेशन को स्टार्ट कर दिया था 15 अगस्त के दिन, और अपने केमिस्ट्री वाले पोर्शन को अपन ने शुरू किया है, जिसमें अपन ने पहला पार्ट लिया है दैनिक जीवन में रसायन, जो अपने अध्याय क्रमांक 5 रहेगा और कितने अंक का रहेगा वगैरह ब्लूप्रिंट सारी मैंने आपको कल समझा दी। और साथ में ये पार्ट मैंने शुरू भी कर दिया था। तो जैसे कि पार्ट जहाँ से शुरू होता है दैनिक जीवन में केमिस्ट्री, तो वहाँ पर अम्ल, क्षार और लवण, इन तीनों से अपन परिचित हो गए थे। एसिड, बेस और साल्ट। ठीक है दोस्तों, इसकी भी परिभाषा बता दी थी, इसकी भी बता दी थी और मैंने इसकी भी बता दी थी। यानी अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं स्वाद में, ये चूने पे सीखने लगते हैं। कड़वे होते हैं स्वाद में, ये लवणीय होते हैं। तो जो छोटी छोटी बातें थी लिटमस सूत्र वाली, तो अम्ल नीले को लाल करते हैं, नीला से मैंने आपको बताया था, उसका उल्टा लाल को नीला करते हैं। क्यों? क्योंकि सर सभी को छप नहीं सकते अपन, सभी को टेस्ट नहीं कर सकते, सभी को टच नहीं कर सकते। संसार प्रवृत्ति के कारण अपने को लिटमस पत्र से भी इसकी जांच कर सकते हैं। उसी क्रम में दोस्तों मैंने आपको ये जो बनाया लवण, तो यहाँ एक अभिक्रिया बताई थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसको भी ध्यान में रखना। ये दोनों आपस में अगर क्रिया करते हैं तो क्या मिलाते हैं? बनकर लवण प्लस जल। और दोस्तों इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और साथ में इसमें उष्मा भी उत्सर्जित होती है, इसलिए कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो उष्माक्षेपी प्रकार की होती है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया में उष्मा उत्सर्जित होती है, उल्टे निकलती है उष्मा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जैसे श्वसन करते हैं तो उष्मा निकलती है, ठीक उसी प्रकार उष्माक्षेपी, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया क्या होती है वो तो अपन अभिक्रियाओं के प्रकार में मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो दोस्तों होती है वो कौन से प्रकार की होती है? तो उष्माक्षेपी प्रकार की होती है। इसी क्रम में दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसकी विभिन्न परिभाषाएं जो दी विभिन्न वैज्ञानिकों ने, उनसे पहले एक शब्द आता है, कभी कभी बोर्ड पूछ भी लेता है, क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल, इसको समझना भी जरूरी है। तो जो लवण होते हैं, तो लवण के जो क्रिस्टल बनते हैं, उन लवण के क्रिस्टलों में क्या है कि जल के अणुओं की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। तो आप क्या लिखेंगे सर? लवण जो होता है, लवण के क्रिस्टलों में जो जल के अणुओं की संख्या होती है, साथ में यूनिट होती है, सूत्र में संख्या होती है, उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो दोस्तों बोर्ड का भरोसा नहीं, आ भी जाए तो आपको कोई चुका गया, मैंने कहा नहीं बिंदु मैंने छोड़ूंगा, तो सारी चीजें अपने कवर हो जाएगी। क्रिस्टलन जल कहलाता है। इसीलिए आपको बताऊं तो क्रिस्टलों में जो पाया जाए जल, उसे क्रिस्टल जल कहते हैं। यानी लवण के क्रिस्टलों में जो जल पाया जाता है उसे दोस्तों क्या कहेंगे अपन? क्रिस्टलन जल। सर को समझ में नहीं आया? जैसे आपको मैं धावन सोडा का उदाहरण देता हूँ। धावन सोडा यानी कपड़े धोने का जो सोडा होता है, उसका सूत्र होता है, उसका दोस्तों सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, और साथ में इसके जो 10H2 अपन लिखते हैं, ये 10 जो जल के अणु है, ये ही क्रिस्टलन जल कहलाता है। क्या कहलाता है? जल। Na2CO3 तो ऐसे नॉर्मली आप लिख दो तो भी धावन सोडा का सूत्र सही है, लेकिन साथ में 10 जल के अणु भी जुड़े रहते हैं और फिक्स संख्या में जुड़े रहते हैं, इसलिए इस सूत्र को पूरा लिखेंगे तो Na2CO3 10H2 लिखना पड़ेगा। तो ये 10H2 जो होगा दोस्तों, इसी को 10H2 जो 10 जल के अणु है, इस संख्या को क्या कहते हैं अपन? क्रिस्टलन जल कहते हैं। और एक आध सूत्र देखना चाहे तो आप कैल्शियम सल्फेट का भी देख सकते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट में जैसे होता है दोस्तों 2H2, ठीक है ना। कैल्शियम का एक अणु होगा तो जल के 2 अणु होंगे, तो ये जो जल के 2 अणु है ये क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलन जल। इसी प्रकार दोस्तों आप चाहे तो फिटकरी जो पोटास एलम होता है उसका सूत्र भी आप देख सकते हो, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। अब यहाँ सीधे 24 जल के अणु है, कितने हैं? 24। तो ये 24 जल के अणु जो दोस्तों कहलाएंगे उसे अपन क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो क्रिस्टलन जल दोस्तों किसे कहेंगे? जो लवण के क्रिस्टल होते हैं उसमें जो जल पाया जाता है, यानी जल के अणु जितने भी पाए जाएंगे उसे अपन क्या कहेंगे? क्रिस्टलन जल कहेंगे।
और उदाहरण स्वरूप आप एक दो ध्यान में रखना, धावन सोडा जल के अणु, धावन सोडा में 10 पाए जाते हैं, कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसमें 2 जल के अणु पाए जाते हैं, पोटाश एलम या फिटकरी का जो सूत्र होता है, ठीक है, ये फिटकरी का सूत्र है, उसमें 24 जल के अणु है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं कि जो अम्ल, क्षार और लवण की जो परिभाषाएं है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो प्रयास किया उसकी संदर्भ में सबसे पहले जो प्रयास किया था वो 1887 में आर्रेनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आर्रेनियस की पहले अपन अवधारणा देखेंगे कि आर्रेनियस ने अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा दी थी। उसके बाद में आर्रेनियस कहाँ असफल हुआ, उसके क्रम में नेक्स्ट अपन देखेंगे ब्रोंस्टेड लोरी, और ब्रोंस्टेड लोरी भी कहाँ सक्षम नहीं हुआ। उसके आगे फिर लुईस संकल्पना आएगी। तो तीनों संकल्पना को आज दोस्तों अपन उदाहरण से देखेंगे ताकि आपको अम्ल क्षार की अच्छी तरह से परिभाषाएं समझ में आ जाएगी। बाकी नॉर्मल परिभाषा तो आप जानते हो कि अम्ल समाज में खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं, ये अम्ल नीले लिटमस पत्रों को लाल करते हैं, क्षार लाल को नीला करते हैं, ये तो बेसिकली सबको 8वीं 9वीं के स्टूडेंट को भी मालूम होता है। अपन 10वीं में आए तो अपन 2-3 अवधारणाएं पढ़ेंगे। उसी संदर्भ में दोस्तों पहली अवधारणा पढ़ेंगे अपन 1887 में एक वैज्ञानिक था आर्रेनियस, उसने क्या अवधारणा दी और उसके अनुसार अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा होती है वो दोस्तों अपन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आर्रेनियस साहब ने क्या बताया उसको अपन देखते हैं कि अम्ल और क्षार की परिभाषा इन्होंने क्या दी और कहाँ तक ये सफल हुए और कहाँ तक ये बाद में जाके इनकी परिभाषा सेट नहीं हुई तो आगे उसको अन्य वैज्ञानिकों को भी संकल्पनाएं देनी पड़ी। मैंने कहा ना, विज्ञान में हर चीज़ की जो शुरुआत करता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके बाद में धीरे धीरे जो कमियां होती हैं उनको दूर करते करते आज जो मॉडल जो अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे पहले आर्रेनियस साहब ने परिभाषा दी, वो कब दी थी सर? 1887 में। संतवे से पूछते नहीं, लेकिन अपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि आर्रेनियस साहब कब किस काल के है, तो 19वीं शताब्दी के और 1887 में ही इन्होंने क्या दे दी थी, अम्ल क्षार की अवधारणा। तो इनके अनुसार सर अम्ल क्या होते हैं? इन्होंने कहा था कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में अगर उनको डाल दिया जाए तो वो क्या देंगे, H+ आयन देंगे। अगर H+ आयन देते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहते हैं। और क्षार की परिभाषा उन्होंने दी थी, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी जलीय विलयन में उसको टूटने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन अगर देते हैं तो उसको कहेंगे क्षार। ये बताया था आर्रेनियस साहब ने। नहीं सर समझ में आया, उदाहरण बताइए। अम्ल के जैसे चलिए इनके हम उदाहरण देखते हैं तो कुछ प्रबल अम्ल भी लेंगे, कुछ दुर्बल अम्ल भी लेंगे। अम्लों की भी कैटेगरी होती है सर, इनके भी pH मान होते हैं, ठीक है। आगे pH स्केल आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक इनके मान होते हैं। तो अभी फिलहाल अपन अम्लों के उदाहरण देखते हैं जो आर्रेनियस साहब ने दिए। जैसे अपन अम्ल लेते हैं, सबसे पहले HNO3, ठीक है, ये तेजाब का सूत्र है या इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं। तो सर तोड़ के बताओ, टूटेगा ये तो H+ और NO3-2 में टूटेगा। यानी अपने को तो इससे मतलब है, यानी कि ये जब जलीय विलयन में टूटा तो इसने क्या दिया, H+ आयन। बस इसी को आर्रेनियस साहब ने क्या कह दिया कि HNO3 क्या है, अम्ल है। जैसे आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी यही है, H+ होगा और Cl- होगा। तो ये आयन मिल गया अपने को, परिभाषा में भी अपनी यही, ठीक है। अपन चाहे तो और भी H2SO4 भी ले सकते हैं। वैसे तो अम्लों का राजा कहते हैं, गंधक का अम्ल होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये टूटेगा तो ट्वाइस H+ और SO4-2, यहाँ भी H+ आ गया। यानी H+ जो जलीय विलयन में देते हैं उसी को आर्रेनियस साहब ने क्या कह दिया, अम्ल कह दिया। और क्षार के लिए सर, क्षार में उन्होंने कहा था कि जलीय विलयन में क्या देना चाहिए, OH- आयन। उसी क्रम में उन्होंने कुछ क्षार भी बताए थे। जैसे आप चाहे तो देख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है। ये जब टूटेगा तो ट्वाइस Mg+ OH- में टूटेगा। अपने को तो इससे मतलब OH- आयन दिया और क्या हो गया, क्षार हो गया। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, एंटासिड के रूप में काम में आता है, आगे उपयोग में अपन देखेंगे। तो ये हो गया क्षार। यानी कि आर्रेनियस साहब ने इतना ही बताया था कि जलीय विलयन में जो H+ आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसे अपन कहेंगे अम्ल। और क्षारों में कहेंगे जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। लेकिन सर क्या सभी ऐसा करेंगे क्या?
सभी अम्ल और सार, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे मान लो ले लिया अपन ने BF3 या मान लो ले लिया CO2, और मुझे आप बता सकते हो क्या इनमें ये H+ कहीं दिख रहा है क्या आपको, या OH- कहीं दिख रहा है क्या? तो यहाँ पर जाके आर्यन साहब समझा नहीं सके आगे कि जो बाकी भी अम्ल तो होते और बाकी अम्लों के भी सूत्र रहते हैं, तो उन अम्लों में, सभी अम्लों में 100% में तो H+ और OH- निशान आए नहीं, सार में भी नहीं आए। तो आर्यन साहब की अवधारणा को थोड़ा अमान्य कर दिया गया और उससे आगे जो अवधारणा दी गई वो ब्रोंस्टेड और लोरी ने दी थी, जिसे ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा कहते हैं। नेक्स्ट हम में देखते दोस्तों ब्रोन ने क्या बताया, तो ब्रोन की अवधारणा को देखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में अब हम दूसरी संकल्पना या अवधारणा देखते हैं, वो ब्रोंस्टेड लोरी ने दी थी। दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है, ये डेनिश के रसायनज्ञ थे, केमिस्ट्री के विशेषज्ञ थे, डेनिश थे देश के, और ये भी अंग्रेज रसायनज्ञ थे, लॉरी, थॉमस एम लॉरी पूरा नाम है। पूरे नाम से अपने को मतलब नहीं, अपने को ब्रोंस्टेड लोरी याद रखना, आप इसी नाम से ही पूछेंगे, बोर्ड में पूछेंगे। तो इस दोस्तों इस अवधारणा को एक दूसरा नाम भी देते हैं, कभी इस नाम से भी पूछते हैं, समयुग्मी अम्ल सार अवधारणा। तो इस नाम से भी आप याद रखना, समयुग्मी अम्ल सार अवधारणा क्या है, तो वो ब्रोंस्टेड लोरी ही है। अब सर बताओ ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा? ब्रोंस्टेड लोरी ने बताया कि ब्रोंस्टेड लोरी ने ये कहा कि अम्ल वे होते हैं, यानी अम्ल जो होते हैं, सीधी बात है, प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन आप समझते हैं, H+, यानी प्रोटॉन दाता होते हैं। और सार की इन्होंने परिभाषा दे दी, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। प्रोटॉन यानी कि H+ को लेने वाले होते हैं। बस ये इनकी अवधारणा थी। अम्ल तो प्रोटॉन दाता होते हैं और सार प्रोटॉन ग्राही होती है। सर समझ में नहीं आया, समझाइए। चलिए अपन एक उदाहरण से देखेंगे, जैसे ये जल है और ये है अमोनिया NH3, ठीक है, और इसकी जब अभिक्रिया होगी तो इस तरह से ये NH4 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों OH-। अब आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो जल है ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन ले रहा है या दे रहा है? ये प्रोटॉन दे रहा है, एक प्रोटॉन की वहाँ कमी हो रही है, तो ये प्रोटॉन देता है, ये प्रोटॉन देता है। तो अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, NH3 से क्या बन गया, NH4, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, प्रोटॉन को लेने का काम हो गया, तो यहाँ प्रोटॉन ग्राही हो जाएगा। तो यानी कि कहना है मतलब ये तो किसकी भांति व्यवहार करेगा, अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, और जो अमोनिया है वो सार की भांति व्यवहार करेगा। यानी अब चाहे तो आर्यन के अनुसार समझाना चाहे तो समझा नहीं सके, क्योंकि मैंने कहा ना आगे अलग अलग फार्मूले आएंगे, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अम्ल वो होंगे जो प्रोटॉन देते हैं और सार वो होंगे जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, लेने वाले होते हैं। तो इसने तो दिया है और वहाँ OH- में बदल गया, और इसने लिया है NH3 ने, तो जो प्रोटॉन ग्राही होगा वो क्या होगा, सार, और जो देगा वो क्या होगा, अम्ल। लेकिन सर आपने साथ में ये भी तो लिखा है समयुग्मी अम्ल सार अवधारणा, ये क्या है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ज़्यादा आपने डीपली नहीं जाना है, तो इसी लेवल है, आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये समयुग्मी अम्ल सार वगैरह क्या होते हैं। अभी आपको इतना ही समझना है कि H2O ने जो अपना प्रोटॉन दिया तो ये संगत उसके बदलता है OH- साइन में, तो ये जो है ये समयुग्मी सार कहलाएगा। यानी अम्ल ने प्रोटॉन दिया तो किस में बदल गया, ये समयुग्मी सार में, और ये जो सार था इसने ग्रहण कर दिया तो ये NH4 बन गया, तो ये दोस्तों हो गया समयुग्मी अम्ल में बदल गया। NH4 हो गया, उसको अपन कहेंगे समयुग्मी अम्ल। यानी ये तो अम्ल है, वो तो डेफिनेट हो गया क्योंकि इसने प्रोटॉन दे दिया और इसने ले लिया, इसलिए ये क्या हो गया, अमोनिया सार। लेकिन ये समयुग्मी वाली बात सर क्या है, तो जो अम्ल है उसने प्रोटॉन दिया तो संगत जो बनाया हाइड्रोक्साइड आयन, ये हो जाएगा समयुग्मी सार, और ये जो NH4 है ये हो जाएगा समयुग्मी दोस्तों अम्ल। तो ये थी ब्रोंस्टेड लोरी की संकल्पना। ठीक है दोस्तों, इस संकल्पना में अपन ने देखा प्रोटॉन देना और लेना के काम चलेगा, लेकिन ये संकल्पना भी कुछ अप्रोटिक अम्ल होते हैं, जैसे CO2 है, SO2 है, BF3 है, इनमें ये लागू नहीं होता, इनको ये समझा भी नहीं सके और न इन नियम के अनुसार ये
फिट बैठते हैं। तो अपने को यही कमी ध्यान रखनी है कि अप्रोटिक कुछ अम्ल होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, BF3 है, इनकी ये अप्रोटिक अम्लों को इस अवधारणा या संकल्पना के आधार पे नहीं समझा सकते। तो बाद में जो अवधारणा दी गई वो इलेक्ट्रॉन के आधार पे दी गई, और इलेक्ट्रॉन के आधार पे दी गई उसी को अपन नेक्स्ट संकल्पना में देखेंगे, लुईस संकल्पना। तो नेक्स्ट में दोस्तों देखते हैं तीसरी परिभाषा अम्लसार की, जो कि किसने दी थी, लुईस ने, और उसे लुईस संकल्पना भी कहते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों संकल्पना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में देखते हैं लुईस संकल्पना। लुईस साहब ने क्या बताया, 1923 में इन्होंने अपनी संकल्पना दी थी। कब दी थी, 1923 में। तो 1923 में इन्होंने संकल्पना क्या दी सर, उससे पहले आपको थोड़ा सा दोस्तों मैं याद दिला दूं, बेसिक केमिस्ट्री में आपको मैंने बताया था अष्टक वाला सिस्टम, यानी अष्टक नियम थोड़ा याद करेंगे। और अष्टक नियम में मैंने क्वेश्चन लुईस साहब का बताया था, और उसमें आपको बताया था कि जिसका अष्टक पूर्ण होता है वो स्थायी होता है, जिसका अष्टक अपूर्ण होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। तो हर कोई अष्टक अपना पूरा करना चाहेगा। तो अष्टक जिसका अपूर्ण होगा, जैसे आप ये रहते हो सोडियम लेते हैं अपन, तो सोडियम लेते हैं तो सोडियम का क्या है, अष्टक अपूर्ण है। तो सोडियम का अष्टक अपूर्ण है, तो सोडियम अगर उसको पूरा करना है तो ये क्या बनाएगा सर, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और Na+ बनाएगा। तो ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागेंगे तो वो क्या कहलाएंगे अपन ने, अम्ल। और जैसे Cl- में इलेक्ट्रॉन युग्म को मान लो किसी ने ग्रहण कर लिया, और Cl- में अष्टक पूरा है और Cl में अष्टक पूरा होता नहीं, तो Cl- में अष्टक पूरा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, सार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सार। यानी दोस्तों इस संकल्पना में कुल निकाल के जो बात आती है वो होती है, अम्ल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा, और सार जो होगा वो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, त्यागेगा। और इसको ज़्यादा समझने के लिए दोस्तों आपको अष्टक नियम आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कब करेगा, और इलेक्ट्रॉन युग्म या ग्राही जो कहलाएंगे वो लुईस अम्ल कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्राही है वो तो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और इलेक्ट्रॉन युग्म जो दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म जो दाता है वो दोस्तों क्या कहलाएंगे, सार कहलाएंगे। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि दोस्तों आर्हेनियस और बॉन्स्टन-लुरी और लुईस, इन तीनों को मिला के बाद में जाके किसी भी प्रकार का अम्ल या सार है तो उसकी अपन व्याख्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्रम में अपने ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बॉन्स्टन-लुरी और लुईस जो संकल्पना है दोस्तों, थोड़ा इसका लेवल क्या भी रहता है, 11th 12th का रहता है, फिर भी अपने दिया हुआ है। तो अपने को इतना ही याद रखना है कि वो प्रोटॉन दाता होता है, प्रोटॉन ग्राही होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है। ग्रहण करना और त्यागना मैंने आपको अष्टक नियम में अच्छी तरह से बता रखा है। फिर इनके रहे कुछ उदाहरण, वो आप देख लो, उस उदाहरणों को ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों कुछ उदाहरण के रूप में अपन देख लेते हैं। जैसे लुईस अम्ल में आपको उदाहरण मान लो परीक्षा में आएगा तो परिभाषा तो अपन दे देंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अम्ल कहेंगे, और जो त्यागेगा उसको सार कहेंगे। तो लुईस अम्ल के कुछ उदाहरण याद रखना, BF3 Mg2+ है, Na+ है, ये सब इन्होंने अपना अष्टक पूर्ण किया है। बाकी इनका अष्टक तो क्या रहता है, अपूर्ण रहता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तब क्या करके ये लुईस अम्ल बने। और उसके बाद में ये लुईस सार में जैसे अमोनिया है, OH- है, Cl- है, तो ये क्या कहलाएंगे, लुईस सार। तो लुईस अम्ल और लुईस सार के 2-2, 3-3 उदाहरण दोस्तों ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से जो आर्हेनियस से लेके अपन ब्रोंस्टन-लुरी और लुईस संकल्पना देखी, तब जाके सारे प्रकार के जो अम्ल है और सार है उनकी अवधारणाएं स्पष्ट हो चुकी। तो ये दोस्तों थी 3 अवधारणाएं जो अपने कोर्स में है। और इसके नेक्स्ट में अपन देखते हैं जो कि भौतिक गुण द्रव्य और अम्लों के उपयोग, उसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में अपन देखते हैं अम्लों और सारों के कुछ सामान्य गुण द्रव्य और उपयोग। ये भी एग्जाम में पूछते हैं। तो सबसे पहले जैसे दोस्तों मैंने लिखा है, एक ही शब्द में मैंने लिखा है ट्रिक के रूप में, अनिला। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल करते हैं। तो सार इसका उल्टा करेंगे
चाहे तो आप अक्सालानी या सालानी जो भी बोले इस नाम को याद भी रख सकते हैं। तो साल लाल को क्या करते हैं, नीला। यानी ये टेस्ट करने का, इनकी जांच करने का एक क्या हो गया, तरीका। पहला गुणधर्म तो ये याद रखना, और पहले भी मैंने बता दिया आपको। एक ये दोस्तों बहुत अच्छा गुणधर्म है, और ये विद फोटो सहित, यानी आपको चित्र सचित्र भी कई बार इसका पूछते हैं, इसका चित्र भी 2-3 बार पूछ चुका है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हमेशा H2 गैस देते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे अभिक्रिया दोस्तों हो रही है Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 और जिंक धातु और सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ क्रिया करेगी तो Zn सल्फेट बन जाएगा, और क्या देगा, ये H2 गैस देगा। इसके दोस्तों कुछ नहीं करना, प्रयोग में नॉर्मल सी बात रहती है। एक स्टैंड रहता है और इस स्टैंड के पास यहाँ पे बीकर वगैरह रखा होता है, और ये से टेस्ट ट्यूब और पास में जो साइड में बर्तन रहता है उसमें अपन क्या डालते हैं, जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं और H2SO4 की क्रिया कराते हैं। उसको टेस्ट करने के लिए अपन यहाँ पर माचिस की एक तीली ला देते हैं और देखते हैं कि H2 गैस निकली या नहीं निकली। H2 गैस आपको मालूम है ज्वलनशील है, अगर ज्वलनशील होगी तो फट फट की ध्वनि के साथ जलेगी। तो ये वाला जो चित्र है आप किताब भी खोल के देख सकते हो। तो दोस्तों ये चित्र भी कई बार अकेला ही पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रखना कि चित्र को भी आप दिमाग में रखना। बाकी अभिक्रिया मुख्य है, वो ध्यान रखना कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों ये विद्युत के चालक होते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि ये आयन देते हैं, अम्ल और क्षार दोनों ही H प्लस और OH माइनस आयन। तो इस क्रम में विद्युत धारा में भी क्या है, आयनिक प्रवृत्ति होती है, इसलिए विद्युत के क्या होते हैं, बहुत अच्छे चालक होते हैं, इनमें सुचालक होते हैं। और दोनों ही क्या दर्शाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मैंने तो दुश्मन तक कह दिया। यानी दोनों ही अपने गुण धर्म नष्ट करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। उसी अभिक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, आज भी मैंने शुरुआती टर्म में यही बताया था पहले, और कल भी मैंने बताया था, और इसको बोर्ड कई बार पूछ चुका है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, जहाँ अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। साथ में आज मैंने ये भी बताया कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। बोर्ड में एक बार ऐसे भी पूछ लिया था कि इस अभिक्रिया को प्रकार कौन सा होता है, वो अभिक्रिया के प्रकार में बताएंगे, फिलहाल आपको नाम याद रखना है। फिर दोस्तों उपयोग में, तो उपयोग तो ऐसी बात है कि सर इनके इतने उपयोग है कि कल भी मैंने बताया था कि एसिड बेस को अगर निकाल दे केमिकल्स को तो अपनी लाइफ स्टाइल ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी। उसमें कुछ क्रम में खास है वो देख लेते हैं, जैसे H2SO4 है, HNO3 है और HCl है। नाम क्या है सर इनका, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनको खनिज अम्ल भी कहते हैं। दूसरे क्रम में जो HNO3 है, तेजाब है, ये क्या काम आता है सर, उर्वरक बनाने पे। और दोस्तों जो बारूद वगैरह होता है रसायन शास्त्र में, जो बारूदी चीजें बनाते हैं उसमें भी ये काम में आता है। साथ में सोने और चांदी के जो गहने होते हैं उनको साफ करने में या उनको पिघलाने में भी ये काम आता है। तीसरा दोस्तों उपयोग देखेंगे वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्वारेजिया जो होते हैं उसको अम्लराज बोलते हैं, और ये परीक्षा में कई बार पूछ लिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या सर एक्वारेजिया बनता कैसे है, तो 3 भाग तो HCl के रहते हैं और एक भाग जो रहता है वो HNO3 का है। यानी एक भाग, यानी 4 भाग आप मान लो रहता तो 75% तो HCl रहेगा और 25% क्या रहेगा, HNO3। इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, दोनों अम्लों को, तो जो बनता है उसे एक्वारेजिया या साइंस में हिंदी में अपन कहते हैं अम्लराज कहते हैं। और सर ये अम्लराज में तो इतनी ताकत होती है कि ये प्लेटिनम और सोने को भी पिघला सकता है। तो जो साधारण तेजाब काम नहीं कर सकता, तो उस स्थिति में अपने को क्या बनाना पड़ता है, एक्वारेजिया। और इसको दोस्तों विशेष ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट में उपयोग देखेंगे तो H2SO4 है सर, और H2SO4 को किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं, यानी कि अम्ल का राजा। ये तो अम्लराज है, देखना नाम में आप कंफ्यूज मत होना। एक्वारेजिया जो है वो अम्लराज है, और ये है दोस्तों अम्लों का राजा। जैसे फलों का राजा आम होता है, वैसे अम्लों का राजा। यानी प्रयोगशाला में कोई अम्ल नहीं मिले और आपको H2SO4 मिल जाए तो आपकी कोई अभिक्रिया रुकने वाली नहीं है, यानी आपका काम हो जाएगा। ये अम्लों का राजा कहलाता है, यानी सारे प्रकार के गुण इसमें होते हैं, तो ये अम्लों का राजा कह दिया। जैसे फलों का राजा आम होता है, ठीक उसी प्रकार अम्लों का राजा है सर। और राजा है तो ये तो सब में ही काम आएगा, उद्योग धंधे वगैरह में, ठीक है। तो बैटरी है, सेल है, उद्योगों में आप जो भरते हैं तो वो H2SO4 ही भरते हैं। दूसरा एक दोस्तों अपने किताब में कथन दिया होगा कि किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति होती है, यानी इसके इंडस्ट्रियल जो खपत होती है वो किस पर निर्भर करती है कि H2SO4 कितना खपत हो रहा है।
कि H2SO4 पे निर्भर करती है। पंक्ति आप देखना अपनी किताब खोल के कि किसी देश की औद्योगिक प्रकृति H2SO4 की खपत पर निर्भर करती है, यानी H2SO4 जिस देश में ज्यादा यूज होता है तो समझ जाइए उस देश में केमिकल्स या केमिस्ट्री बहुत ही उच्च स्तर पे है। तो कभी कभी बोर्ड ये भी पूछ सकता है कि किसी देश की औद्योगिक प्रकृति H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत पर कैसे निर्भर करती है। तो आपको समझाना है कि अम्लों का राजा कहलाता है और इसके जितना इसका उपयोग हुआ आपको सीधे सीधे बता दूं कि वहाँ केमिस्ट्री का उपयोग भरपूर हो रहा है। तो दोस्तों ये कथन भी अपनी किताब में दिया हुआ, आप देखना खोल के, जहाँ इनके सामूहिक उपयोग लिखे हुए और मैंने थोड़ा उनको अलग करके आपको एक एक दिया है। तो 4-5 ध्यान में रहने चाहिए, गुणधर्म भी और उपयोग भी। नेक्स्ट में सर अभी अमला सर में आप कुछ कह रहे थे कि नीले लिटमस को लाल करता है, लाल को नीला करता है। चलो ये बात तो समझ में आ गई। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कभी कभी इनको इनकी सारिता और अम्लता के लिए जरूरी नहीं कि हर बार लिटमस पत्र ही आए, तो उस लिटमस पत्र चेक करें या नहीं करें। तो उसके नेक्स्ट क्रम में अपन जो दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्रम में पीएस स्केल, जो सोरेनसन साहब ने 1905 में दी थी। तो पीएस स्केल क्या होती है और कैसे मापते हैं उसको भी देख लेंगे, ताकि अपने जब स्केल से ही मापना अपने को आ जाएगा तो स्केल डूबे ही नहीं और क्या मान आया और फटाक से बता देंगे कि अम्ल है, सार है या लवण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में देखते हैं अपन पीएस स्केल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ पीएस स्केल क्या होती है और उसका भी बहुत ही महत्व है। जैसे कि अपने तापमान मापना हो तो दोस्तों हम क्या का प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो उसी क्रम में अपन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापेंगे, उससे अपने को अम्ल है, सार है या उदासीन है उसको मापने के लिए कौन से वैज्ञानिक ने प्रयास किया था, सोरेनसन ने, जिन्होंने एक स्केल बनाई थी और उस स्केल को क्या कहते हैं दोस्तों, पीएस स्केल। अब ये पीएच क्या होती है सर, अब पीएच क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की इसकी परिभाषा भी कई बार पूछ लेते हैं कि पीएच कहते हैं किसे, ठीक है ना। पीएच तो पीएच जो शब्द है वो जर्मन भाषा का एक शब्द है पोटेंज, और पोटेंज का अर्थ होता है दोस्तों पावर, और पावर आप जानते हैं क्या होती है, शक्ति या सामर्थ्य। तो पीएस स्केल में पोटेंज अपन पढ़ेंगे तो पोटेंज से पावर, और पावर किसका सर, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का। तो इसकी परिभाषा के रूप में अपन क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक यानी नेगेटिव लघु गुणक, और इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉगरिथम, गणित की बात है, लघु गुणक लॉगरिथम भी आप कह सकते हैं, क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। यानी पीएच बराबर आप लिख सकते हो माइनस एच प्लस आयन, यानी एच प्लस आयनों की सांद्रता है पीएच बराबर, पीएच आयनों की किसकी सांद्रता मानेंगे, एच प्लस आयनों की सांद्रता, ठीक है ना। तो ये लॉगरिथम वाले वगैरह अपने को ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, कभी पूछते नहीं आपको, तो सिर्फ पीएस स्केल में पी किस बात का सूचक है ये बोर्ड में पूछा हुआ है, पोटेंज यानी पावर यानी शक्ति, किसकी शक्ति सर, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की जो ऋणात्मक लघु गुणक होता है या लॉगरिथम होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पीएस कहते हैं। अब पीएस स्केल बनाई सोरेनसन साहब ने, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापेंगे। तो किस क्रम में सर स्केल होती है, वैसे अपनी किताब में दोस्तों इस तरह से दी हुई है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस तरह से दी हुई है। मैं इस स्केल को इस तरह से बनाता हूँ, समझ में भी जल्दी आएगा और आपके ध्यान में भी रहेगा। 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक अंक होते हैं इसमें दोस्तों, 14 तक। तो 0 से बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये बीचों बीच 7 पे क्या होता है इसका मान, उदासीन, यानी न तो अम्ल है न सार है, और ये 14 पे एंड होती है और यहाँ पे होगा सार, और 0 पे होता है अम्ल यानी प्रबल अम्ल, यानी कि जिसकी सांद्रता यानी स्केल डुबाते ही आपको मान मिल जाए स्केल में 0 तो आप समझ जाना प्रबल अम्ल है, और आपको मान मिल जाए 14 तो आप समझ जाना वो प्रबल सार है, और आपको मान मिल जाए 7 तो आप समझ जाना ये उदासीन जल। और ये दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड ने इसको 2 से 3 बार पूछ लिया कि आसुत जल या उदासीन जल की पीएच कितनी होती है। आसुत जल जो डिस्टिल वाटर अपन मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, आसुत जल, और आजकल तो घरों में भी पीते हैं, डिस्टिल वाटर भी पीते हैं, फिल्टर पानी पीते हैं। तो आसुत जल या फिर उदासीन जल हमेशा उदासीन होती है, तो इसकी पीएच कितनी होती है, और कई बार बोर्ड ने पूछ लिया 7 होती है, यानी न तो ये अम्लीय है न सार है, इसके बीच क्या है, बीचों बीच में। तो सर अब ये प्रबल अम्ल 0 है तो 0.1 शुरू होगा,
और 0.1 से बढ़ता 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 कहाँ जाएगा 6.9 तक, और 6.9 से बाद में हो जाएगा 7। तो 0 से शुरू हुआ था, प्रबलता ज़्यादा थी, लेकिन आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ 6.9 तक जाते जाते ये क्या हो जाएगा, उदासीन की ओर जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों घटता अम्लीय गुण। क्या लिखेंगे? घटता अम्लीय गुण। और यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ प्रबल सार मैंने बोला है, तो 7.1 यहाँ से शुरू होगा, 7.1 2 3 करते हुए 8 9 10 11 12 और फिर 13 और उसके बाद 14। तो ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ है, इसलिए यहाँ आप लिखेंगे बढ़ता सारीय गुण, बढ़ता सारीय गुण, यानी यहाँ बढ़ेगा। सीधी स्पष्ट है कि उदासीन के बाद शुरू हुआ है सार बनना, तो 7.1 भी सार है और 14 भी सार है, लेकिन क्या दोनों में अंतर तो है सर, एक प्रबल है एक क्या होगा दुर्बल। प्रबल और दुर्बलता की पहचान भी पीएस स्केल से हो जाती है कि कौन सा अम्ल प्रबल है। तो 0 से लेकर लगभग 3 या 3.5 तक होते हैं, वो प्रबलता ज्यादा होती है, उसके बाद तो वो उदासीन की ओर बढ़ते जाते हैं, इसलिए उसको दुर्बल अम्ल भी अपन कह सकते हैं। और प्रबल सार की श्रेणी में सर 7 8 9 10 ये तो क्या है दुर्बल में आते हैं, और उसके बाद में 11 12 13 14 है, तो उनको अपन प्रबल सार की श्रेणी में लेते हैं। दोस्तों कई बार बोर्ड में प्रश्न पूछ लिया 1 मोल HCl पीएच कितनी होती है, 1 मोल HCl की पीएच कितनी होती है, तो 1 मोल HCl की पीएच होती है वो दोस्तों 0 होती है। और एक बार पूछा था बोर्ड ने 1 मोल NaOH जो प्रबल सार होती है उसकी पीएच कितनी होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना 14 होती है। यानी इसी स्केल से 2-3 प्रश्न है, एक बार तो आसुत जल के पूछ ली तो 7 हो, तो कहीं 2-3 बार रिपीट हो गया। एक बार पूछी थी 1 मोल HCl यानी 1 मोल अवधारणा क्या होती है, अपन 9 में पढ़ के आए हुए, मोल साहब ने दी थी मोल कंसेप्ट। तो 1 मोल पीएच अम्ल की क्या होती है, तो 0 पीएच होती है, इसकी कितनी होती है 0 अम्ल की। और 1 मोल NaOH की कितनी होती है सर 14 होती है, कितनी होती है 14। तो ये दोस्तों थी क्या पीएस स्केल। और दोस्तों आज के साथ हम फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसी क्रम में इस पीएस को अब समझ में आ गया कि पीएच होती क्या है, तो अपन समझ गए कि अम्ल कौन होगा और सार कौन होगा। बस स्केल को डुबाया, किसी भी विलयन में बाहर निकाला और मान देखा। तो कभी कभी दोस्तों एक बार तो बोर्ड में कैसा प्रश्न पूछा कि आपको, मैंने कहा था कि बीच बीच में आपको प्रश्न भी बताता रहूंगा कि 3 भी करे, और अपनी किताब के पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे भी आए कि यहाँ आपको ऐसे दे सकता है कि एक पीएस स्केल से मापने पर मान पाए गए 2.8 7.3 और 7। तो बताइए विलियन, इसको 1 कह दिया, इसको विलियन बी कह दिया, इसको विलियन सी कह दिया, बताइए इसमें कौन सा विलियन अम्ल है, कौन सा सार है और कौन सा उदासीन है। अब इस तरह से प्रश्न भी दोस्तों कई बार बोर्ड पूछ लेता है, 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है आराम से। तो अपन को मालूम पड़ना चाहिए कि 7 से कम है सर, तो 7 से कम, तो अभी मैंने बताया 7 से कम क्या हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, और 7.3 है मतलब ये तो 7 से आगे बढ़ गया, तो 7 से आगे बढ़ते क्या हो जाएगा दोस्तों बी विलियन सार हो जाएगा। और 7 अपने मैंने अभी बताया आपको 7 तो क्या होता है दोस्तों उदासीन होता है। तो बोर्ड किस तरह से प्रश्न घुमा के पूछेगा, कोई घुमाता नहीं है, थोड़ा सा IQ पावर के साथ अपन कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो ये चीजें इतनी टफ नहीं है। लेकिन क्या है कि विज्ञान को हुआ बना देते हैं कि बहुत ही टफ है इस करके नंबर अपने कमाते हैं, बाकी लाने वाले तो 100 में से 100 भी दोस्तों लाते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, कल अपन देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, और पीएच के बारे में कुछ चीजें रह गई होगी तो मैं उसे कल बता दूंगा। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।